गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SYBMM सब्जेक्ट मीडिया इथिक्स एंड लॉज। सब्जेक्ट मीडिया इथिक्स एंड लॉज। ओके, अभी हम लोग देख रहे हैं इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है, मतलब गलत तरीके से व्यापार कौन कौन से तरीके से किया जाता है और उसके लिए कौन सा एक्ट है। तो वो एक्ट है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ओके, इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट भी कहा जाता है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ओके, अभी सबसे पहले तो समझ लो कॉम्पिटिशन्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी सेलर्स है या चीज़ें बेचने वाला जो सेलर्स है वो बायर्स को इस तरह अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि कुछ एग्जांपल दिखाता है जिससे वो अपने मार्केट शेयर्स में प्रॉफिट बढ़ा सके, तो उसको कहा जाता है कॉम्पिटिशन्स। व्हेन सिंगल बायर्स इज ट्राइंग टू अट्रैक्शंस टू द बायर्स बाय डिफरेंट वेज, that is called to capturing market shares or the selling profit, that is called competitions। okay, तो जैसे जैसे मार्केट सिस्टम फाउंडेशंस होगी तो कंपटीशन बढ़ते रहेगा। ओके, ये कंपटीशंस सेल्स और प्रॉफिट के बारे में होता है। ओके, हर एक को अपनी एक इंटरेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट होती है और हर एक को सोसाइटी में बेनिफिट कमाना है, तो इससे कंपटीशंस होने के चांसेस होते हैं। ओके, कॉम्पिटिशन्स का फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स है। तो पहला तो कॉम्पिटिशन्स के कारण आप इफ़िशेंस हो जाते हो, अच्छी तरह से कैसे काम करते हो, इफ़िशेंटली काम करते हो। आपका कॉस्ट ऑफ सेविंग ऑपरेशंस, जितने आप चीज़ें बनाते हो वो प्रोड्यूस करने में आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव भी होता है क्योंकि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगते हो। ओके, कॉम्पिटिशन्स के कारण। और रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उनका ज़्यादा अच्छी तरह से यूटिलाइजेशंस कर सकते हो, जो भी अवेलेबल है आपके पास उसका। ओके, उसमें आप लोग कॉम्पिटिशन्स या झगड़ा नहीं करते, जो आपके पास अवेलेबल है उनका इफ़िशेंटली यूज़ कर सकते हो। कंज्यूमर्स के लिए क्या फ़ायदेमंद है, तो कंज्यूमर्स उसको जो चाहिए वो चॉइसेस गुड्स परचेस कर सकता है। गवर्नमेंट के लिए क्या चाहिए, तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलने से मतलब है, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। ओके, लेकिन कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ते रहेगा उसके साथ कुछ लॉसेस भी होंगे। पहला होगा अनफेयर एंड नॉन एग्जिस्टेंस टैक्स। ओके, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी बढ़ेगी। ओके, सो कॉम्पिटिशन्स के टाइप्स, दो टाइप्स की कॉम्पिटिशन्स है, प्राइस कॉम्पिटिशन्स और दूसरा नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन्स। ओके, प्राइस कॉम्पिटिशन्स जिसमें हर एक कस्टमर्स को कम से कम प्राइस में कैप्चर करना या हर एक कस्टमर्स को कम से कम प्राइस देके उनको जीतना, ये मकसद होता है, जैसे डीमार्ट। ओके, नेक्स्ट है नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन्स, जिसमें पैसों के लिए कॉम्पिटिशन नहीं होती, लेकिन क्या करना पड़ता है, अपनी चीज़ों को आफ्टर सेल्स सर्विसेज, चीज़ें परचेस करने के बाद उनको सेल्स सर्विस देना, एडवर्टाइजिंग करना या सेल्स प्रमोशन करना, इनके लिए चलने वाला कॉम्पिटिशन्स। ओके, उसके लिए नॉन प्राइजेस कॉम्पिटिशन्स। पहला है कस्टमर्स को लो प्राइस देके जीतना या अट्रैक्ट करना, और दूसरा होता है एडवर्टाइजिंग के लिए खर्च करना, सेल्स सर्विस, आफ्टर सेल्स सर्विस के लिए कस्टमर को अट्रैक्ट करना या प्रमोशंस के लिए, सेल्स प्रमोशन करने के लिए खर्च करना, इसको नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन्स कहा जाता है। ओके, तो कॉम्पिटिशन्स के तरीके हैं। पहला फेयर कॉम्पिटिशन्स, फेयर यानी अच्छी कॉम्पिटिशन्स। देखो कैसे होती है, जिसमें अच्छी क्वालिटी की गुड्स बनाई जाती है, अच्छी कॉस्ट इफ़िशिएंट होती है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से होता है, टेक्नोलॉजी अच्छी इस्तेमाल की जाती है, बेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पर्सन्स कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नेक्स्ट है अनफेयर। Unfair means wrongly or misbehavely doing the competitions, just like before selling the goods prices already fixed. Okay, and the prices are decided by watching opposite or rivals prices. Okay, sometimes disparaging, okay, or misleading advertisement, just we are watching in each and every channels, each and every product are doing the मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। तो ये एक तरीके से अनफेयर कॉम्पिटिशन से, पहला तो प्राइजेस फिक्स करके रखना, ऑपोजिट वाले की प्राइस या राइवल्स की प्राइस देख के प्राइस फिक्स करना। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि गलत एडवर्टाइजिंग करना, मिसलीडिंग। ओके, तो कॉम्पिटिशन्स एक्ट 2002 देखो, ये 2002 एक्ट
MRTP एक्ट जो था पहले 1969 में बना था, जो कानून बना था MRTP एक्ट, उसको रिप्लेस करके ये एक्ट बनाया गया है 2007 में। 2007 से इसकी अमेंडमेंट एक्चुअली पार्लियामेंट ने करना स्टार्ट किया है 10 सितंबर 2007 से। ओके, अभी ये क्या करता है, तो जो प्रिविलियंट प्रैक्टिसेस या गलत प्रैक्टिसेस होती है, एडवर्स इफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के ऊपर करने वाले होते हैं, उनको उनके ऊपर कंट्रोल रखने का काम करता है। कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर उनको फ्रीडम और अच्छी तरह से ट्रेड कैप्चर्स करना, ये उनका मकसद होता है। ओके, ऑब्जेक्टिव देखो क्या है 2002 का कॉम्पिटिशन्स। तो पहला है एलिमिनेटिंग प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स अफेक्ट, जो ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है वो एलिमिनेट करना या थ्रू आउट करना या निकाल देना। सेकेंड, सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट, ऑलरेडी मार्केट में जो कंपटीशन चालू है उन कंपटीशन की तरफ कॉन्सेंट्रेशंस करना, उनको प्रमोट करना, अच्छी होगी तो और प्रमोट करना। ओके, ताकि प्रोडक्ट अच्छी तरह से बेचा जाए। तीसरा है प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, उनकी अलग अलग टाइप की इंटरेस्ट होती है, उनको प्रोटेक्ट करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। ओके, और नेक्स्ट है जैसे अपने हर एक ट्रेडर्स को मार्केट अवेलेबल करके देना ताकि वो फ्रीली अपने ट्रेड प्रैक्टिसेस कर सके, ये एक इसका मकसद है। ओके, अभी इस कंपटीशन एक्ट से कौन सी प्रैक्टिसेस स्टॉप हुई? पहला, प्राइस फिक्स करना स्टॉप हो गया। ओके, यहाँ पे 2 और मोर सप्लायर्स सेम प्राइजेस रखने लगे, ये अच्छी बात हो गई। दूसरा है बिड रिगिंग। बिड रीडिंग का मतलब है 2 अलग अलग सप्लायर्स अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस एक दूसरे को पास करना बंद कर दिया ताकि एक का दूसरे के साथ कंपटीशन ज़्यादा एक्सटेंड ना हो और वो गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश ना करे। तीसरा है रीसेल प्राइस फिक्सेशंस। एक बार प्राइस फिक्स करने के बाद फिर से अगर सामने वाले ने या ऑपोजिट सेलर्स ने प्राइस कम कर दी तो अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाना, या ऐसी या डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ कंडीशंस रख के सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट परचेस करना, या प्रोड्यूसर्स से फिक्स प्राइस लेना, या प्रोड्यूसर्स को फिक्स प्राइस देना, ये सारी प्रैक्टिसेस वहाँ पे बंद हो गई। ओके, नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव डीलिंग। ओके, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स उन्होंने फिक्स किया था उससे ही माल डिस्ट्रीब्यूट करना, बाहर से डिस्ट्रीब्यूटर से या एनी अदर्स कॉम्पिटिटर के डिस्ट्रीब्यूटर से माल जानबूझ के लेना, ये सारी प्रैक्टिसेस यहाँ पे स्टॉप हो गई। ओके, अभी इसके फीचर्स क्या है? तो पहला है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बिटवीन इंटरप्राइजेज। अभी एग्रीमेंट क्या हुआ देखो, पहला प्रोडक्शन की स्टेज पे क्या प्रोडक्शन की स्टेज का एग्रीमेंट जिसको हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट कहा जाता है। ओके, इसमें क्या किया जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो सेल्स करने वाली चीज़ें उनकी प्राइस फिक्स की जाएगी। दूसरा है प्रोडक्शन के ऊपर लिमिटेड कंट्रोल रखा जाएगा। सप्लाई, मार्केट, टेक्निकल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्रोविजंस, ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर सोचेगा और ट्रेडर सोचेगा, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। नेक्स्ट है शेयर्स ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्शंस, कहीं पे भी कोई भी एरिया में मार्केट में बेचा जाएगा, इसके लिए कोई भी जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ओके, तो इससे 2 प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, एक तो बिड रिगिंग एंड दूसरा कलेक्टिव बाइंडिंग। ओके, दूसरा एग्रीमेंट है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हो गया, दूसरा वर्टिकल। अभी इस एग्रीमेंट के तहत क्या, प्रोडक्शन की स्टेज पे और डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेज पे जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पे किए जाएंगे। ओके, इसमें अंडरस्टैंडिंग होगी, ओरली बताया जाएगा, रिटर्न में लिख के दिया जाएगा, या कायदे कानून के हिसाब से वो लिख के दिया जाएगा, ये वर्टिकल एग्रीमेंट होगा। ओके, इसमें सप्लाई का एग्रीमेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का एग्रीमेंट होगा। कई बार वो कोई कोई सेलर्स उसको डील नहीं करनी है प्रोडक्शंस या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ तो वो नहीं करेगा, ऐसा भी एग्रीमेंट है। और सेल्स, कोई भी चीज़ परचेस या सेल करने के बाद उसके बाद जो मेंटेनेंस की जो ये है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करके देगा, ऐसा ये एग्रीमेंट है। ओके, अभी देखो कौन कौन सी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है।
और उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस क्या है। पहला, एनी ट्रेड प्रैक्टिसेस हुज हार्म आउटवेट ऑफ द बेनिफिट्स, डिसेप्टिव, फ्रॉडुलेंट, अनइथिकल मेथड obtained by business, misinterpretations, false advertising, tide selling and other act are declared to unlawful the status. It can also be referred to the deceptive trade practices. तो क्या होता है कई बार डिसेप्टिव मतलब जानबूझ को किसी सेलर्स को परेशान करना, उसी के पास चीज़ें बेचने को लगाना, ये एक प्रॉब्लम्स होता है। फ्रॉड, बहुत बार फ्रॉड किया जाता है। अनइथिकल चीज़ें की जाती है, मतलब जो चीज़ें या जो ट्रेड किया जा रहा है वो अच्छा है या बुरा ये नहीं सोचा जाता, गुड्स एंड बैड्स नहीं सोचा जाता, सिर्फ चीज़ें बेची जाती है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके, जैसे लिकर है या कह सकते हो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, तो ये अनइथिकल मेथड से बेचे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बंद करना, मिस रिप्रेजेंटेशंस, किसी की प्रोडक्ट को गलत रिप्रेजेंट करना, ये भी एक ट्रेड प्रैक्टिसेस है, गलत ट्रेड प्रैक्टिस है। फॉल्स एडवर्टाइजिंग करना, गलत एडवर्टाइजिंग करना, जैसे फेयर एंड लवली की एडवर्टाइजिंग, हर औरत गोरी हो जाएगी, ये फॉल्स एडवर्टाइजिंग है। ऐसे इससे ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। टाइड सेलिंग, एक ही सेलर्स के पास अपनी चीज़ों को सेल करना, ओके, या सेलर्स को पकड़ के रखना कि वो हमारी चीज़ें परचेस करे, ऐसी चीज़ें करना, तो ये सब ट्रेड प्रैक्टिसेस है, ओके। अब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्टिव क्या है, तो ट्रेड प्रैक्टिसेस के एक्ट के तहत फ्लो ऑफ कैपिटल टू द प्रोडक्शंस इज ऑल्सो ब्रिंग द कंडीशंस ऑफ डिलीवरी टू अफेक्ट द फ्लो ऑफ सप्लाई अनजस्टिफाइड कॉस्ट। यहाँ पे एक कानून किया गया कि कोई भी ट्रेडर्स को वो चीज़ें नहीं, जो चीज़ें बेचेगा वो चीज़ें बेचने के बाद जो पहले प्राइस फिक्स किए है उसी प्राइस में उसको बेचना पड़ेगा, ताकि फ्लो ऑफ कैपिटल एक्स्ट्रा ना हो सके और वो गलत चीज़ें ना करे, ओके। वहाँ पे एग्जांपल दिया है कि गैस डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी गैस स्टोव नहीं बेचेगा साथ में, ओके, जिसको लेना है वो ले सकता है, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा, ओके। और अनफेयर का एक एग्जांपल वहाँ पे दिया है कि सेल्स पर्सन क्या करता है, एक वैक्यूम क्लीनर बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाता है, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। अभी इससे क्या होता है कि वो क्या करता है, चीज़ों को कम सेल करता है दिन भर में, तो दिन भर सेल कम करेगा तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है एब्यूज़ और डोमिनेंट। एब्यूज़ यानी गालियाँ देना, या डोमिनेंट किसी पर्सन को टारगेट करना, ओके। कोई भी इंटरप्राइजेस दूसरे इंटरप्राइजेस को डोमिनेंट या एब्यूज़ नहीं करेगी, गालियाँ नहीं देगी, ओके। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं करेगी, या उसको डिस्क्रिमिनेशंस कास्ट सेक्स उसके ऊपर नहीं बोलेगी, ओके। तो ये सब प्रैक्टिसेस हैं, ओके। तो जैसे वहाँ पे ट्रेड प्रैक्टिसेस थी वैसे उसका लॉ भी है, कॉम्बिनेशंस कानून, ओके। तो हर एक दो टाइप्स के हैं, हॉरिजेंटल है, राइवल्स, और किसी भी कोई भी राइवल्स के साथ या अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कोई भी एडवर्स प्रैक्टिसेस नहीं करेगा। और दूसरा है कि वर्टिकल, प्रोडक्शन की हर स्टेज पे एक दूसरे को हेल्प करते जाएंगे, दैट इज़ वर्टिकल कॉम्बिनेशन है। एंड कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब है कि कई बार कोई भी इंटरप्राइजेस या बिजनेसमैन मार्केट में सेम टाइप्स के प्रोडक्ट्स या सेम टाइप्स की एडवर्टाइजिंग नहीं करेगा, ताकि वो उसका दूसरे एडवर्टाइजर्स के ऊपर कोई इफेक्ट हो, ओके। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन्स एडवोकेसी, ओके। तो कॉम्पिटिशन्स कम करने के लिए क्या क्या कानून है, तो पहला है प्रमोट कॉम्पिटिशन्स एडवोकेसी, पब्लिक अवेयरनेस करना एंड ट्रेनिंग देना कॉम्पिटिशन्स के लिए, ओके। ये ट्रेनिंग 60 डेज़ का रहेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से वो चलेगा, जो कोई बिज़नेस करना चाहता है उनके लिए ये है, ओके। अभी जैसे आपको एडवर्टाइजिंग या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में ट्रेनिंग कौन देगा, तो ट्राई और टेलीकॉम का डिपार्टमेंट है, और दूसरा है शिपिंग डिपार्टमेंट। ये आपको अलग अलग
प्रोडक्शंस या अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको कॉम्पिटिशन्स एडवोकेसी यानी ट्रेनिंग देगा। ओके, अभी देखो कॉम्पिटिशन्स एक्ट के तहत अगर कोई गलत चीज़ें कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या पेनल्टीज़ है और कौन सा पर्सन्स उसके लिए लाइबल है। पहला है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। कोई प्रोडक्ट एक सेलर्स प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसके ऑपोजिट दूसरा सेलर्स उसके ऑपोजिट काम कर रहा है, तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होता है। मतलब एक ही डिस्ट्रीब्यूटर दो सेलर्स को अलग अलग प्राइस में चीज़ें बेच रहा है, तो इसके लिए टर्नओवर के हिसाब से जितना उस कंपनी का टर्न होगा उसका 10% पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ओके, जिसने एग्रीमेंट किया है वो एंटरप्रेन्योर्स या वो कंपनी वो पे करेगी या उसके डायरेक्टर्स या ऑफिशियल्स को वो पे करना पड़ेगा। दूसरा है एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस। ऑपोजिट पार्टी या ऑपोजिट सेलर्स को गाली देना या ऑपोजिट कॉम्पिटिटर्स को गाली देना, एब्यूज़ करना। इसके लिए भी पेनल्टी वही है, आपको आपके प्रोडक्शंस के 10% पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ओके, ये भी उन्हीं पर्सन्स को, पहला तो पूरे कंपनी को भरना पड़ेगा, उस कंपनी में जो डोमिनेंट पोजीशन पे है यानी जो मालिक है उसको, एंटरप्रेन्योर्स को भरना पड़ेगा या कई बार डायरेक्टर्स को भरना पड़ेगा। ओके, दूसरा है फेलर टू नोटिफाई रिपोर्टेबल कॉम्बिनेशंस। अगर किसी ने या किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले ने चीज़ें बेचते वक्त सामने वाले के बारे में कुछ गलत बोला या सामने वाले की इन्फॉर्मेशन पास आउट की है, तो उसके लिए कॉम्पिटिशन से जिस कंपनी का जितना टर्न होगा उसका 1% उनको फ़ाइन भरना पड़ेगा। ओके, जिस पर्सन ने बोला या कंपनी के मालिक ने बोला उसको ये भरना पड़ेगा। और CCI यानी इंडियन गवर्नमेंट ने जो कंपटीशन एक्ट के तहत, जो कानून के तहत जो भी डायरेक्शन दिए, अगर वो किसी ने मानने से इनकार कर दिया तो उसके लिए इम्प्रिजमेंट है। ओके, उस पर्सन्स के ऊपर लॉस या डैमेज का कोई भी केस चल सकता है। ओके, अभी दोनों MRTP ये कानून का दूसरा एक्ट है, कॉम्पिटिशन्स एक्ट, ये आपने सुना है। दोनों में फ़र्क क्या है? पहला MRTP, ओके, मार्केट रेगुलेशंस ट्रेड प्रैक्टिसेस, MRTP, मार्केट रेगुलेशंस ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड कॉम्पिटिशन्स एक्ट 2000, MRTP 1963 का और कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का। क्या फ़र्क है देखो। पहला, कॉम्पिटिशन कंसेप्ट नॉट एक्सप्रेस डिफाइन। कॉम्पिटिशन कैसा होगा उसमें नहीं था MRTP में, कॉम्पिटिशन एक्ट में बताया गया है कि कॉम्पिटिशन कैसा रहेगा। दूसरा, किसी का रेगुलेशंस नहीं था। ओके, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ होगी उनके ऊपर रेगुलेशन किसी का नहीं है। कॉम्पिटिशन एक्ट के तहत आपने देखा है ट्राई, ओके, ट्राई और दूसरा क्या दिखाया था वहाँ पे, ट्राई और शिपिंग डिपार्टमेंट, इनका वहाँ पे कंट्रोल है। ओके, पहला एक बार फिर से समझ लो, पहला कंपटीशन की डेफिनेशन फिक्स नहीं थी MRTP में, कंपटीशन एक्ट में फिक्स है। MRTP में रेगुलेशंस नहीं है, कंपटीशन एक्ट में रेगुलेशंस है। MRTP में कोई भी एडुकेंसी यानी सुलझा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला पर्सन्स नहीं है, यहाँ पे एडुकेंसी अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे कोई भी पेनल्टी नहीं थी, यहाँ पे हर एक फैक्टर्स के लिए पेनल्टी अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी यानी जो मेन मालिक है या इंटरप्रेनर्स है उनके लिए कोई भी प्रोविजंस नहीं था। यहाँ पे CCI डिपार्टमेंट ने बहुत सारी अथॉरिटी को प्रोविजंस भी दी है। ओके, गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूड नहीं था। कॉम्पिटिशन एक्ट में गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट इंक्लूड है, हमने देखा है डिफेंस ऑफ शिपिंग। ओके, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को ओमिट किया जाता था यानी ध्यान नहीं दिया जाता था, कॉम्पिटिशन एक्ट में उनको कवर किया जाता है या ध्यान दिया जाता है। रूल्स ऑफ लॉ अप्रोच है, मतलब कायदे कानून के हिसाब से MRTP एक्ट बहुत ही लो है। कॉम्पिटिशन एक्ट के तहत कॉम्पिटिशन एक्ट ये बहुत ही एप्लीकेबल है। ओके, कुछ केसेस यहाँ पे दिए हैं, तो वो केसेस आप पढ़ो, बहुत ही इजी है। फिर से एक बार मैं दिखा रहा हूँ, अगर वो केसेस एक बार बताना है तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। देखो, हीरानंदानी हॉस्पिटल्स एंड मन्नू जैन नाम की एक ट्रेडर्स ने ये केस की थी।
कॉम्पिटिशन्स कमीशंस ऑफ इंडिया को ये केस की थी, जिसके लिए क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया मतलब बीसीसीआई को $10 मिलियन का फ़ाइन भरना पड़ा था। ओके, $10 मिलियन का फ़ाइन भरना पड़ा था। ये पेनल्टी इसलिए भरनी पड़ रही थी क्योंकि उन्होंने शू कंपनीज़ की जो आइकॉन है या सिंबल से उनको इस्तेमाल किया था। ओके, तो ये कौन सा एक्ट था, क्या है, वो यहाँ पे दिया है, देखो। शूज़ कंपनी ने भी इंडियन बीसीसीआई की तरफ कुछ कॉम्पिटिशन्स रखे थे, वो यहाँ पे दिए हैं। ओके, एलपीजी सिलेंडर्स के ऊपर भी बिड रैगिंग किया था। ओके, जिसके लिए 165.59 करोड़ का पेनल्टी गैस डिपार्टमेंट को भरना पड़ा था या आईओसीएल को भरना पड़ता था, जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को, इनको ये भरना पड़ा था। ओके, ये पेनल्टीज़। सो ये है इंडियन कॉम्पिटिशन्स एक्ट 2002 या इसको हम कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 2002। ओके, सो स्टूडेंट्स मेक श्योर लिसन लेक्चर्स 2 or 3 times and keep notes properly.